नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आजकल किसानों का रुझान वर्मी कंपोस्ट बनाने की तरफ बढ़ रहा है। जैविक खेती में इसका उपयोग जरूरी है, तो आप किस प्रकार से करें वर्मी कंपोस्ट तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनीडा के विषय विशेषज्ञ सरदार मल यादव। किसान भाइयों, आजकल जो जैविक खेती का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर अपने गोबर की खाद का मुख्य तत्व में सभी तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि गोबर की खाद है जो खेत में उत्पादित फसलों से ही तैयार की जाती है। इसको लोग बाग सीधा खेत में डालते हैं, कच्ची अवस्था में होता है, जो कि दीमक का और अन्य रोगों का घर होता है। अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया जाए तो खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उनमें एक प्रक्रिया है जिसको हम केचुआ वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें केचुआ मुख्य रूप से इसमें काम लिया जाता है। केचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से हैं: आइसीनिया फोटिया, यूडिलिस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एस्केवेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी पाए गए हैं। केचुआ तैयार करने का साधारण किसान अगर चाहे तो अपने खेत में किसी भी तरह से तैयार कर सकता है, लेकिन मुख्य अगर वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाए तो इसमें कोई खास लागत नहीं आती है। किसान अपने स्तर से ही तैयार कर सकता है। उसमें क्या किया जाता है कि अपने को एक ईंटों की अपने खेली टाइप में बनानी पड़ती है, जिसकी लंबाई करीब 10 से 12 और चौड़ाई 3 फुट होती है। गहराई करीबन इसमें 1.25 फुट 1 फुट से 1.25 फुट के बीच में ली जाती है, जिसमें कि केचुए आराम से तैयार होते रहते हैं। देखो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, केचुए अभी इसी स्टेज में चल रहे हैं। केचुए काफी, क्योंकि केचुए भी दो तरह के होते हैं। साधारणतः किसान मानते हैं कि ये जो हमारी जमीन के अंदर जो केचुए होते हैं वो ही हमारे इस खाद के रूप में काम आते थे, लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ये केचुए मिट्टी के अंदर नहीं हो सकते। वो मिट्टी वाले केचुए मिट्टी खाते हैं और उसी में जीवित रहते हैं, जबकि ये गोबर की खाद में रहने वाले गोबर की खाद बढ़िया में ही काम दे सकते हैं। अगर आप इसमें मिट्टी का मिलावट या किसी अन्य तरह की मिलावट हुई तो ये मरने के भी चांस होते हैं। इनको सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि गोबर की खाद होती है, ताजा गोबर की खाद बढ़िया, इसमें मिट्टी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसकी ट्रॉली को अपने जितनी भी हो उसको एक साइड में अपने ठंडा किया जाता है। ठंडा करने का मकसद ये होता है कि उसमें मीथेन गैस होती है, उसको 4-5 दिन तक पानी डाल करके उसको ठंडा किया जाता है, जिससे उसे मीथेन गैस बिल्कुल ही निकल जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ। इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं तथा पानी छिड़क कर 1000 से 1500 केचुए प्रति लीटर की दर से छोड़ें। इसके ऊपर सड़ा हुआ गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिनसे खाद बनाना चाहते हैं 10 से 3 के अनुपात में डालें। इसके बाद कंपोस्ट को टाट या बोरी से ढक दें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। ये केचुए धीरे धीरे इस गोबर की खाद को खाते रहते हैं और अभी मैंने बताया जैसे कि वो धीरे धीरे खाते जाएंगे और अपने वेस्ट मटेरियल ऊपर निकालते रहेंगे, जिसको अपन समय के अनुसार निकालते रहते हैं। ये करीबन अपने सब्जियों के अंदर या छोटे फलदार पौधों के अंदर काफ़ी पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, इसकी लागत करीब 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति खेले के हिसाब से आती है। इसे किसान अपने स्तर से काफी अच्छी तैयारी कर सकता है। ये खाद 1 पौनी करीब 2 महीने के अंदर पूरी तैयार हो जाती है, उसको आप काम में ले सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के खेत खाली हैं, वे ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो उड़द की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और किस प्रकार से करें इसकी बुवाई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है हमारी उड़द की बुआई का। और इस वक्त हमारे किसान भाई जो फरवरी से लेकर अभी आप
मार्च के प्रथम सप्ताह तक आप उड़द की खेती के लिए बुआई कर सकते हैं। और जब बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जो बीज है वो गुणवत्ता वाला हो और सही स्थानों से खरीदा गया हो। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीजों का चयन कर सकते हैं, अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। और जब हम किस्मों की बात करते हैं तो पंतनगर से जो किस्म निकाली गई हैं उसमें पंतनगर 30, पंतनगर 31 और पंतनगर 40 जो किस्म है और प्रसाद जो किस्म है, इन किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भूमि का चयन एवं तैयारी। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। बुआई के पहले चाहें तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में अच्छा नमी भी बनेगी और पौधों के लिए वो फायदेमंद भी होगा। जो हमारी खाद की जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से, जो हमारा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास की जो मात्रा है उसका उपयोग आपको खेत की बुआई के दौरान ही करना है, ताकि आपके पौधों की बढ़वार और अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खेत में बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बुआई करें तो जो बीज दर है वो सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जब हम उड़द की बुआई करते हैं तो उसमें लगभग हमारी 20 से 25 किलोग्राम तक उड़द की ज़रूरत होती है। इसके बाद में बीजोपचार सर्वोत्तम करना है और सर्वप्रथम बीजोपचार के लिए आपको चाहिए कि कार्बनडाजिम जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और मिलाने के बाद ही बुआई करें। इसके साथ ही आप राइजोबियम कल्चर जो है, जो कि जैव उर्वरक के रूप में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, इसका टीका लगाएं या इसका हम बीजोपचार भी कर सकते हैं। एक पैकेट आपके एक खेत में हमारे बुआई के लिए जो बीज होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। उसको अच्छी तरीके से बीजों में मिलाएं और इसके बाद में खेत में उसकी बुआई करें। दूसरी बात है, जब भी आप बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो रो से रो की दूरी है, जो हमारी कतार है, उसकी दूरी जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही होना चाहिए। ज़्यादा उतला होगा तो भी नुकसान होता है और ज़्यादा नीचे जाने से जो उसका अंकुरण है उसमें समस्या आती है। इस प्रकार किसान भाई बुआई के समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बुआई करें। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई अगर कर देते हैं तो आपका अंकुरण अच्छा प्राप्त होगा और अंकुरण प्राप्त होगा तो पौधों की बढ़वाड़ भी अच्छी आएगी। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि लगभग 25 से 30 दिन बाद तो एक हल्की सिंचाई करें तो आपकी उड़द की फसल की जो गुणवत्ता है उसमें निखार आएगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडीमैथिलीन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ मौसमी सब्जी और फल ऐसे होते हैं जिनका एक साथ अधिक उत्पादन होने से कम बाजार भाव मिलता है और इसलिए जरूरी है कि इन उत्पादों का वैल्यू एडिशन करके इनसे अच्छा लाभ ले सकते हैं। और इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रिया अवस्थी से। बहनों, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ और फल होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति ने बहुत सारा हमें नेचुरल दे रखा है, प्राकृतिक संसाधन दे रखे हैं, जिससे हमें फल सब्जियाँ बहुतायत मिलती हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम उसका फलों और सब्जियों का सब्जी बनाने में या फलों का सीधे खाने में तो उपयोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें पता नहीं होता है कि हम इसको और किस तरह उपयोग कर सकते हैं कि जिससे हमारी आय में वृद्धि हो, या फिर हम उन्हें सीधे बेचकर जो मूल्य कमाते हैं उसके अलावा भी हम उनसे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें। आमतौर पर फल एवं सब्जियों से सही उत्पाद तैयार करने का कार्य बहुत ही कम महिलाएं करती हैं, जिसका कारण होता है उचित जानकारी का अभाव। यदि ये महिलाएं जागरूक होकर फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण ले लें,
और ये कार्य अपने घर पर करें तो वो अधिक लाभ कमा सकती हैं। तो फल एवं सब्जियों से कौन कौन से सह उत्पाद बन सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसे टमाटर जब बहुत आता है तो वो 1 रुपए 2 रुपए किलो तक बिक जाता है, लेकिन जब उसकी कमी होती है तो वो 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए तक जाता है। तो अगर जब टमाटर बहुत आ रहा है तो उस समय हम टमाटर का सॉस या केचप बना लें। अगर हम उसका केचप या सॉस बना देंगे तो वो कितना ही कम रेट पे जाएगा, वो 120-140 रुपए किलोग्राम से कम नहीं मिलता है। इसके अलावा अभी बहुत सारी जगह मसाले के लिए भी टमाटर की जो प्यूरी है वो मिलती है, तो हम प्यूरी बना के भी उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर जब जैसे जाड़े हैं, सब्जियां आ रही हैं, मूली, गाजर, शलजम, मटर, अदरक, तो इन सब का अचार बना लें। क्योंकि हमारी जितनी भी उद्यान की फसलें हैं, जैसे फल और सब्जियां हैं, वो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो जो प्रिजर्वेशन है, प्रसंस्करण के द्वारा या फिर प्रोसेसिंग के द्वारा हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और जिससे उनकी क्वालिटी भी बनी रहती है। उसमें जो भी हमें मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे भी रहते हैं। इसके साथ साथ हमें इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। जैसे कुछ उत्पाद हैं, अचार है, चटनी है, आंवले का सीज़न है तो आंवले का मुरब्बा है, आंवले की टॉफ़ी है, आंवले का पाउडर है। इसी तरह अदरक है, अदरक का सोठ बना लीजिए, अदरक का पाउडर बना लीजिए। या गर्मियों के दिन में बहुत सारे ऐसे पेय उत्पाद बनते हैं जिनको हम शरबत कहते हैं, जैसे जिनको हम तुरंत हमें बनाना नहीं पड़ेगा, हम बना के रख लेंगे और जब भी हमें किसी के आगे प्रस्तुत करना है तो हम उसको तुरंत अपने घर से निकाल के उसको दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये प्रसंस्करण या फलों और सब्जियों को उनके मूल्य संवर्धित उत्पाद में परिवर्तित करने को ही वैल्यू एडिशन इन हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राय सिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर के बलवीर सिंह ने। आपने सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान में सरसों एक रबी की फसलों में मुख्य तिलहनी फसल है, और भारत में जो सरसों होती है सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान में है, और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है राजस्थान में। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने देरी से सरसों की बुआई की थी, उनकी फसल फलियों में दाना भरने की अवस्था पर है, और इस फसल में इस समय सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि सरसों की फसल में समय पर सिंचाई करके अधिक उपज ली जा सके। तो सरसों कम पानी में अच्छी उपज देने वाली फसल है, इसलिए सरसों में बात करें तो जो इनके क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की, उन अवस्थाओं पे किसान भाइयों को सिंचाई करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो सरसों में जो है 35-40 दिन पे देना चाहिए, और यदि 2 सिंचाई किसान भाइयों के पास है उपलब्ध तो पहली सिंचाई 35 से 40 दिन पे देनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई जो है फलियों में दाना बने उस टाइम में देना चाहिए। 3 सिंचाई किसान भाइयों के पास है तो पहली सिंचाई 30-35 दिन पे देनी है, दूसरी जो है आपको 70-80 दिन के बीच में देनी है, और तीसरी सिंचाई है वो जब दाना बनता हो सरसों में करीबन 110 से 115 दिन पे देके किसान भाई इस हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन करके अच्छी उपज ले सकते हैं। यदि 4 सिंचाई है तो पहली सिंचाई 35-40 दिन पे देनी चाहिए, दूसरी 60 से 65 दिन पे देनी चाहिए, तीसरी सिंचाई 80 से 85 दिन पे देनी चाहिए, चौथी सिंचाई जो है करीबन 110 से 115 दिन पे देनी चाहिए। जब सरसों कंप्लीट दाना पक जाए उसके बाद में लास्ट सिंचाई देने के बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, सरसों की कटाई सही समय पे हो सके। मौसम में परिवर्तन के चलते इस समय सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी देखा जा सकता है, जो कि फूलों फलियों का रस चूसकर सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस कीट का नियंत्रण करें। इसी के साथ में अपन बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे सरसों में बड़ी समस्या यह आ रही है कि एफिड का बड़ा समस्या आ रही है, तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ गया तो एफिड की समस्या बढ़ गई, तो इसलिए सरसों में एफिड की रोकथाम करना बहुत जरूरी है। यदि रोकथाम नहीं करेंगे किसान भाई तो सरसों की उपज में
काफी कमी आ सकती है, क्वालिटी काफी खराब हो सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों को सरसों में सही समय पे एफिड का प्रबंधन करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाइयों को डाइमिथोएट 30 जो आती है दवा, वो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला के सरसों में किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए, जिससे एफिड का कंट्रोल हो सके। और यदि जरूरत पड़े तो दूसरा छिड़काव करीबन 10 से 15 दिन बाद में वापस दोहराना चाहिए। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अकोला, जिला उदयपुर के मुनेश कुमार ने। आपने गोभी वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने गोभी की फसल लगा रखी है, चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, इसमें कीड़ों की वृद्धि के लिए अभी बिल्कुल अनुकूल समय है। और इस समय आपको निश्चित तौर पे अपने खेत में कीड़ों के नियंत्रण के लिए निगरानी या उसको करनी चाहिए, जिससे कि सही समय पे उनको कीड़ों का प्रबंधन किया जाए। आज के समय में कोई भी फसल कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है, और जिसमें बात करें सब्जी फसलों की तो इसमें और अधिक कीटों का प्रकोप होता है। कीटों की समस्या से बचने के लिए किसान अपने स्तर पर कई तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं किसानों को मिलती है जो समय पर कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के ठोस उपायों को अपनाते हैं। तो चलिए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के उपाय के बारे में। अभी लगने वाले मुख्य कीड़ों में आप देखोगे कि हीरक तितली, जिसको कि डायमंड बैक मोथ डीबीएम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप उसके वयस्क को देखेंगे, डीबीएम को या हीरक तितली के वयस्क को देखेंगे तो लगभग 350 अंडे देता है। आप देखेंगे कि अंडे पत्तियों की निचली सतह पर देता है और उनसे छोटी छोटी लटें निकलती है। इस हीरक तितली की सबसे बड़ी पहचान है कि जो इसके आगे के पंख होते हैं उसमें 3 पीले भूरे रंग के हीरे के समान निशान होते हैं, ये इसकी पहचान है। तो जब अंडे से जब लार्वा निकलती है तो वो फिर फूलों को खराब कर देती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको सजग रहना है। इसके लिए आप किसान भाइयों फेरामोन ट्रैप को आप खेत में लगा दें। जब 25 से 30 दिन की फसल हो तो आप 8 से 10 फेरामोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको लगा दें। और इसके अंदर जो ल्यूर या कैप्सूल लगा रहे हैं इसको 10 से 15 दिन बाद इसको बदलते रहें। जैसे इसका आक्रमण देखें उससे उसी वक्त आपको नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसको छिड़काव करना है। इसके अलावा किसान भाइयों आप मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। गोभी के अंदर किसान भाइयों आप देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से जो दूसरा कीड़ा है जिसको आप काली लट कहते हैं, जिसको तंबाकू की लट के भी नाम से जाना जाता है, ये आप देखेंगे कि गुच्छों में पाई जाती है। शुरू में यह पत्तियों को खा देती है और पूरा पत्तियों फूल को आप गोभी के फूल को देखेंगे या पत्तियों को देखेंगे पूरा छलनी कर देगी। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों आप स्पोडोप्टेरा एनपीवी SL NPV के नाम से जो बाजार के अंदर आता है उपलब्ध होता है, इसको आप 250 LE 250 LE का मतलब होता है लार्वी समतुल्य होता है। इसको आप किसान भाइयों शाम के समय इसको छिड़काव करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप घोल बना रहे हैं तो उस वक्त जो घोल है वो खारा पानी नहीं होना चाहिए और कुछ इसके अंदर टिपोल या शक्कर, कच्ची शक्कर को आप मिला देंगे तो एक स्टिकर का काम करेगा और प्रभावी रहेगा और अल्ट्रावायलेट किरणों से भी आपका बचाव रहेगा। तो इस जब भी NPV का आप छिड़काव करें शाम के समय हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ऑयस्टर मशरूम की खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक आय। अधिक उपज के लिए लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।